गुड इवनिंग। आई एम अनिल ओझा एंड आज मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण बताने जा रहा हूँ। कल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण बताया गया। प्रथम चरण के अंतर्गत मैंने यह बताया कि जो प्रथम चरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 से लेकर 1905 तक था, वह अनुनय विनय, उदारवादी नेताओं के द्वारा अनुनय विनय का भाव प्रकट किया गया। अनुनय विनय के उनके भाव से जो उग्रवादी दल था वह बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। उग्रवादी दल के साथ साथ क्रांतिकारी विचारधारा के भी व्यक्ति आए। अतः हम आंदोलन के द्वितीय चरण में उग्रवादी विचारधारा और क्रांतिकारी विचारधाराओं के बारे में पढ़ेंगे। यह चरण 1905 से लेकर 1919 तक हो रहा है। जहाँ तक भारतीय आज़ादी की बात है, स्वतंत्रता की बात है, चाहे वह उदारवादी विचारधारा हो, चाहे वह उग्रवादी विचारधारा हो या क्रांतिकारी विचारधारा हो, सबके विचारों में भारत को आज़ाद कराने की थी। आधार अलग अलग थे। जैसे उदारवादी विचारधारा के महापुरुषों का आधार अनुनय विनय था, उग्रवादी विचारधारा का आधार बहिष्कार था और क्रांतिकारी विचारधारा जो थी उनका आधार बम और बंदूक था। उग्रवादी बहिष्कार के द्वारा या अपनी बातों को आक्रामक तरीके से चाहते थे और क्रांतिकारी विचारक अपने बातों को मनवाने के लिए, भारतीय आज़ादी के लिए बम और बंदूकों का सहारा लेते थे। अब प्रश्न उठता है कि उग्रवाद के उदय के क्या कारण थे, क्यों उदारवाद के बाद उग्रवाद आया? तो इसके कुछ मुख्य कारण थे। जैसे ब्रिटिश सरकार की जो कांग्रेस के प्रति उपेक्षा पूर्ण नीतियां थी, वह बार बार उदारवादी विचारधारा के व्यक्ति अपनी बातें अनुनय विनय से करते, लेकिन ब्रिटिश सरकार उसे उपेक्षित करती रहती। यह बात यानी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, इन लोगों को यह बात अच्छी नहीं भाई। द्वितीय कारण हिंदू धर्म का पुनरुत्थान था। हिंदू धर्म, उदारवादी विचारधारा के जो विचारक थे वह पश्चिमी सभ्यता को, पश्चिमी संस्कृति को अच्छा मानते थे, लेकिन हमारे ये जो उग्रवादी विचारधारा या अरविंद घोष थे, एनी बेसेंट, स्वामी विवेकानंद, इन लोग का मानना था कि हमारी हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता सभी सभ्यताओं से अच्छी है। एनी बेसेंट ने बोला कि जो हिंदू प्रणाली है सारे पश्चिमी प्रणाली से अच्छी है। विवेकानंद ने हिंदू धर्म और हिंदू की संस्कृति को बहुत ही पवित्र और श्रेष्ठ माना है। वह पश्चिमी सभ्यता से कई गुना आगे है। तृतीय कारण अकाल है। अकाल के अंतर्गत 1876 से लेकर 1900 के बीच में 17 बार अकाल पड़ा और ब्रिटिश सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दी और बाल गंगाधर तिलक ने अपने केसरी अखबार में जब इसकी आलोचना की तो उसके लिए उन्हें 18 महीने की जेल हुई, 18 महीने की सजा, वो भी बहुत कठोर कारावास के अंतर्गत इनको रखा गया। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी बताई। उन्होंने भारतीय धन की निकासी किस तरह से इंग्लैंड में हो रही है इसके बारे में लेख लिखा, भारतीय जनता को जागरूक किया। यह भी उग्रवाद के उदय का कारण है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, विश्व स्तर पे पिछड़ा हुआ देश इथोपिया था, 1896 ईस्वी में इटली पे आक्रमण करके विजयी हुआ। 1905 में जापान ने रूस पे आक्रमण किया और रूस पर विजयी हुआ। यह सारी घटनाओं को देख के भारतीयों के मन में भी विचार आया कि क्यों न हम भी ब्रिटिश सरकार पर विजयी हो सकते हैं और अपने भारत को आजाद करा सकते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव को राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु यह त्योहार मनाना शुरू किया। उन्होंने, बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि जो अच्छी विदेशी सरकार है, खराब स्वदेशी सरकार से अच्छी नहीं हो सकती। मतलब स्वदेशी सरकार
हमारी अच्छी है, कितनी भी अच्छी विदेशी सरकार हो, मीन्स वो एक सिरे से विदेशी सरकार को खारिज करते हैं। उन्होंने नारा दिया, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेके रहेंगे। उनका कहना था बाल गंगाधर तिलक का कि हम अपने देश में ही क्लर्क क्यों बने, हमें क्लर्क नहीं बनना है। इस तरह के नारों से वह भारतीयों को जगाते थे। लाला लाजपत राय का कहना है कि अंग्रेज जो हैं भिखारियों से नफरत करते हैं, भिखारी नफरत करने के लायक है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमें अंग्रेजों को समझा देना है कि हम भिखारी नहीं हैं। इसी तरह से क्रांतिकारी और आतंकवादी भी आंदोलन हुए, जैसे बंगाल में हुआ। आतंकवादियों का गढ़ बंगाल कहा जाता था, सबसे ज्यादा आतंक बंगाल से शुरुआत हुआ। वहां पे वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त जो विवेकानंद के भाई थे, उन्होंने युगांतर नामक लेख लिखा। युगांतर पत्रिका में उन्होंने लिखा कि जो वहां पे भारत के जो 30 करोड़ जनसंख्या अगर अपने 60 करोड़ हाथ उठा ले तो अंग्रेजों को हटा सकते हैं। उसी तरह से अनुशीलन समिति बनाया घोष ने, जिसमें उनका उद्देश्य था खून का बदला खून, क्योंकि ये भाषा नहीं समझेंगे, ये उदारवादियों की तो भाषा बिल्कुल नहीं समझेंगे। क्रांतिकारी विचारधारकों का विचार था। उग्रवादियों की भी भाषा नहीं समझेंगे, क्योंकि इनका भी विकास धीरे धीरे होगा, वह बम और बंदूक की भाषा समझते हैं, उसी भाषा पे उनसे कब्जा किया जा सकता है। उसी तरह हेमचंद्र कानूनगो थे, मणिकतल्ला में बम बनाने की कारखाना विदेशियों की मदद से बनाए और वहाँ पे छापा पड़ा तो वारिंद्र कुमार घोष और अरविंद घोष दोनों को पकड़ लिया गया। जिस तरह से साक्ष्य के अभाव में अरविंद घोष को छूट मिली, लेकिन वारिंद्र घोष को सजा मिली। इसे अलीगढ़ षड्यंत्र केस के अंतर्गत रखा जाता है। पंजाब में चला जाए तो पंजाब में उपनिवेशीकरण विधेयक पारित किया गया। उपनिवेशीकरण विधेयक क्या होता है? तो यह चिनाब नदी के जो इर्द गिर्द के क्षेत्र हैं, जो जमीन से संबंधित हैं, उसमें चकबंदी के मामलों को हतोत्साहित करना, जिसका हो हल्ला अजीत सिंह, लाला लाजपत राय ने मचाया और इसके चलते उन्हें भी सजा मिली। महाराष्ट्र में देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी के माध्यम से उन्होंने 2 पत्रिकाएं बहुत अच्छे लेख लिखे। एक केसरी लिखा और केसरी में उन्होंने लिखा है कि किस तरह से महाराष्ट्र के पूना में प्लेग फैला है। तो जो वहाँ की ब्रिटिश सरकार है, प्लेग के बचाव करने की बात तो छोड़े, वहाँ के अधिकारियों ने आकर वहाँ की महिलाओं के साथ अभद्रता से पेश आए। यह सब देखकर प्लेग कमिश्नर आर्म्स को चापेकर बंधु जो दामोदर और बालकृष्ण थे, इन लोगों ने गोली मारी। इसमें इन्हें सजा मिली और तिलक को भी 18 माह का कठोर कारावास मिला। केसरी में उन्होंने फिर से लेख लिखा, जिससे 1908 में उन्हें फिर 6 साल की सजा मिली है। सॉरी, यहाँ पे 6 वर्ष की सजा मिली। इसी तरह विदेशियों में भी क्रांतिकारी आंदोलन हुआ है। विदेशी में लंदन में श्याम कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस बनाया। इंडिया हाउस लंदन से वो क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करते थे और जो भारतीय क्रांतिकारी लंदन में रहते थे उन सब के लिए एक अच्छा सा आवास हुआ करता था। इंडिया हाउस के मदन लाल ढींगरा ने भारत सचिव के सलाहकार कर्नल वायली को गोली मारी। इसके चलते मदन लाल ढींगरा को फांसी की सजा हो गई। उसी तरह से जो मैडम भीका जी कामा थी, उन्होंने स्टुगार्ट जो जर्मनी में है वहां पे जाके भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा फहराया। बहुत बहादुर महिला थी मैडम भीका जी। फिर लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका से की। मीन्स विदेश में क्रांतिकारी आंदोलनकारी विदेश से भी इसका संचालन करते थे।
इसके बाद हम कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन देखेंगे 1906। वहां पे सारे उग्रवादी विचारक बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन स्थिति यह हुई कि उदारवादियों का दबाव था कि बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष न बनाया जाए। इन सब दबाव के चलते दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के लिए 1906 में अध्यक्ष बनाए गए और उसके दादा भाई नौरोजी के समय स्वराज, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा जैसे प्रस्ताव को पारित किया गया। एक साल बाद जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ है, उसमें भी उग्रवादी या कुछ विचारक बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। जब कांग्रेस का अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक नहीं बन पाए तो फिर दबाव बना कि लाला लाजपत राय को बनाया जाए। लाला लाजपत राय को भी बनाने के पक्ष में उदारवादी नेता नहीं थे। बहुत मारपीट हुआ और मारपीट के बाद अंततोगत्वा रास बिहारी बोस को, रास बिहारी बोस, यहाँ पे रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। और इस मारपीट की घटना को एनी बेसेंट ने बहुत आलोचना किया कि ये ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, कि नेता लोग को आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, और गरम दल नरम दल में बंटवारा हो गया। तब जाके ये 1916 में लखनऊ सम्मेलन जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ, उसमें जाके इन लोगों में समझौता हुआ। अतः आज के वीडियो में हम आपको इतना ही बताएंगे और शेष कल हम मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में बताएंगे, जो आंदोलन के द्वितीय चरण का दूसरा भाग होगा। और इस वीडियो में अगर कोई भी समस्या आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कोई दिक्कत हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न करें, हम उसका जवाब देंगे। और वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।